यूनाइटेड फेसबुक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस हफ्ते फाइनली एक प्लेयर तो साइन कर लिया है, जिसके कारण एटलीस्ट सभी फैंस अब ये बोल सकते हैं चलो हमने कुछ तो किया। जब देखते हैं दूसरे क्लब्स जिस तरीके से वो अपना ट्रांसफर बिजनेस चला रहे हैं, टिपिकली लग रहा है कि वही मैनचेस्टर यूनाइटेड की सीपीटी तरीका है कि ड्रैग करते जाओ। तरीका उनके लिए है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास प्रोडक्टिविटी आती है तो हमें को फर्क नहीं पड़ता, बट अगर नहीं आती है तो फिर एक बहुत ही चिंता वाली बात है। अब चिंता से याद आ रहा है कि हमारे ऑपोजिशन है वो भी मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, जितना जिसके पास फंडिंग है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तेजस्वी से। आप किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर देखते हो, कीपिंग इन माइंड कि अदर टीम्स का क्या स्ट्रक्चर है? आई थिंक यूनाइटेड एज अ फैन वैन डर बीक साइन करना वाज ओके। बहुत ज़्यादा बड़ी साइनिंग नहीं है अगर हम वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हमने अभी तक कुछ साइन नहीं किया, इसलिए हम सारे फैंस अभी बहुत खुश हैं कि हमने वैन डर बीक साइन किया है। बट ऑनेस्टली जो हम पोजीशंस देखते थे, हमें डिफेंडर की ज़रूरत है, एक मिडफील्डर की और ज़रूरत है, एक स्ट्राइकर की भी ज़रूरत है, कंसिडरिंग कि मार्शल के अलावा कोई ऑल एंड आउट स्ट्राइकर अब भी हम किसी को नहीं खिला रहे हैं। तो हमें अपना स्क्वाड स्ट्रेंथन और करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है अगर हमें टाइटल कंटेंशन के लिए जाना है। टॉप 4 कंटेंशन के लिए जाना है तो आई थिंक हमारा स्क्वाड ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, कंसिडरिंग कि अगर हम फ्रेड वगैरह को लोन पे नहीं भेजते हैं, बिकॉज फ्रेड मैकटोमिनाई इनके होने से हमारा बेंच में जो थोड़ी एक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी रहती है। चेल्सी ने जो किया है इस टाइम पे आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग विंडो गया है उनका, बहुत प्लेयर साइन करे हैं, हर पोजीशन में उन्होंने एक ऐसा प्लेयर लेके हैं जो हर लीग में अपने आप को हर टीम में उन्होंने प्रूव किया हुआ है। सारे मोस्ट प्लेयर्स स्टार्टिंग 11 में आने वाले हैं और उनका बेंच बहुत स्ट्रांग होएगा, बट आई थिंक थोड़ी सी बैकफायर कर सकती है चेल्सी की वो, बिकॉज सडनली 4 प्लेयर बेंच पे चले जाएंगे जो फर्स्ट टीम स्टार्ट कर रहे थे पूरा सीजन। आई थिंक वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई थिंक लैम्पार्ड ने और चेल्सी ने कुछ सोच के साइनिंग्स करी होंगी, तो वो है। मैन सिटी को देखा जाए, आई थिंक उनका स्क्वाड वैसे ही बहुत अच्छा है। आई थिंक सारे प्रीमियर लीग में किसी को लुकअप करते हैं तो वो सिटी का स्क्वाड है, कि किसी को भी उठा के प्लेइंग 11 में वो डाल देते हैं और वो स्क्वाड चलता ही चलता है। उसके अलावा लिवरपूल देखिए, लिवरपूल में ऑनेस्टली मेरे को इतनी उनकी स्क्वाड में डेप्थ नहीं लगती है। प्लेयर्स उनके अच्छे हैं, पीक पे चल रहे हैं, जैसे कि उनका पीक थोड़ा नीचे आएगा, जो मेरे को इस साल लगता है कि पीक नीचे आएगा और जो एक लक है वो थोड़ा रन आउट करेगा, तो उनका बेंच उतना मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। प्लेयर्स उन्होंने कुछ खास वो नहीं, बड़ी बाइज नहीं करते हैं, प्लेयर डेवलप करना चाहते हैं, तो आई थिंक हमारा जो स्क्वाड है ओवरऑल वो ठीक है। हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है अगर हमें टाइटल कंटेंशन के लिए जाना है। ओवरऑल देखा जाए तो वैन डर बीक से हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है मिडफील्ड में और क्रिएटिविटी भी मिलती है मिडफील्ड में, जो कि पॉग्बा और फर्नांडेस के साथ काफ़ी मज़ा आने वाला है देखने का। प्लस ग्रीनवुड, रैशफोर्ड और मार्शियल तो है ही है, तो आई होप सीज़न अच्छा जाएगा वाला। अभिमन्यु, जिस तरीके से यूनाइटेड ने वैन डी बीक को साइन किया और मतलब एक 2 तरीके के सेक्शंस बन गए हैं फैन के। एक चाहते हैं कि नहीं न्यू प्लेयर्स आए, दूसरे चाहते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका भी यूटिलाइज करें, ताकि मतलब एक हेल्थी स्ट्रक्चर रहे क्लब में बना हुआ, और जो प्लेयर्स में भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो दिल से खेलते हैं, ये उनका प्रोजेक्टिव सिस्टम है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये प्लेयर्स अपनी तरफ से अप्रोच में आ सकते हैं। तो आप किस तरीके से देखते हो ये समीकरण, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अदर टीम्स वो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है? जब देखो वैन डर बीक की साइनिंग से जो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि उसे ड्रैग नहीं करा गया। ठीक है, एक दिन हम उनसे लिंक हुए और हार्डली आई थिंक 1 या 2 दिन में साइन कर लिया गया। तो जो चीज़ बहुत रेयर दिखी जाती है अपने बोर्ड की तरफ से, हमें पता है जैसे सैंचो खिंच रहा है वो बहुत ड्रैग होता है, जिस वजह से बहुत टाइम भी खराब होता है। एंड लास्ट टाइम भी आई सेड द सिमिलर थिंग कि हमें अगर प्लेयर्स एवरेज भी खरीदनी है, मतलब जिससे हमारी डेप्थ हो रही है टीम की, तो एटलीस्ट उन पर जल्दी रिएक्ट करना चाहिए। और वैन डर बीक आई वोंट से कि डायरेक्ट फर्स्ट टीम में आएंगे, बट पॉग्बा और फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट एज फ्रॉम बेंच वुड बी ग्रेट, बिकॉज लास्ट सीजन के एंड में भी देखा था हमने कि जैसे ही पॉग्बा और फर्नांडिस बेंच पे जाते हैं एकदम से फॉर्म डिप हो जाती है। इट्स लाइक दैट बॉटम हाफ ऑफ द सेकंड हाफ खेल रहे लीग का, मतलब इतनी परफॉर्मेंस क्रिकेट हो जाती है।
चांसेस बनते ही नहीं है, कन्वर्ट कुछ भी मतलब चांस नहीं बनेगा तो कन्वर्ट कैसे होगा। तो सिमिलरली, और रही बात प्लेयर्स की, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, अब देखो फ्रेड है, ठीक है, उन्होंने अच्छा सीजन खेला, मतलब लास्ट सीजन उनका इतना बढ़िया नहीं था, बट दिस पास्ट सीजन उन्होंने बढ़िया इंप्रूवमेंट करी, ठीक है, लॉकडाउन के बाद उनकी फॉर्म थोड़ी डिप हुई, वो भी ऑब्वियसली यार आप लास्ट के 5 मिनट में बुलाओगे तो क्या परफॉर्म कर पाएंगे ना। सिमिलरली आप उनको बुलाओ 50-60 मिनट्स के बाद तो ही वुड हैव सम टाइम टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ। एंड सिमिलरली मैकटोमिने भी स्टार्ट अच्छा करा सीजन का, बट अगेन वो इंजरी से भी काफी आए थे, तो वो बात अलग है। बट रही प्लेयर्स परेरा एंड लिंगार्ड, ऐसे प्लेयर्स की जिनको इनफ चांसेस मिल चुके हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उन प्लेयर्स को अगर हम लोन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो बी द बेटर डील, क्योंकि उनके साथ हम खेल ही जाएंगे तो इट्स आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट, क्योंकि उनकी हमें ना ग्रोथ दिख रही है। लिंगार्ड इज अराउंड 27 आई थिंक, एंड सिमिलरली परेरा इज 23-24, और उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है पिछले 1-2 साल से, तो इट्स बेटर कि उनसे हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट जो प्लेयर्स में पोटेंशियल है उनको रखना चाहिए डेफिनेटली। और सिमिलरली अब डिफेंस में देखो तो जोन्स हैं, स्मॉलिंग का अच्छा ऑफर अगर आता है तो उन्हें चले जाना चाहिए। सिमिलरली जोन्स का इतने साल से खेल रहे हैं, मतलब खेलते तो क्या है, इंजर्ड ही रहते हैं मोस्टली, तो इन सिचुएशन, जो ऐसे सिचुएशन हैं उसमें हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। बट जो प्लेयर्स पोटेंशियल से खेल रहे हैं, खेलना चाहते हैं, फ्रेड ने बहुत इंप्रूव करा था, एंड ही वाज probably or player of the season till January, if we talk about till January। तो अगर ऐसे प्लेयर्स हैं उनको मैं डेफिनेटली एक और चांस देना चाहिए, बट लिंगार्ड, परेरा, जोन्स, आई थिंक वी शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट। इंद्रशीष, आप एक दूसरे तरीके का मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन पर्सपेक्टिव लाते हैं जब आप कहते हैं कि नहीं, हमें फ्रेड, मैकटोमिने इन पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, जैसे थियागो की डील हमारे साथ ईदर वे में चल रही है। कुछ फैंस बोलते हैं कि अगर वो आते हैं तो एक डिफरेंट चैंपियंस लीग एपेटाइट लेके आते हैं। आपको पता है थियागो क्या करते हैं एज अ प्लेयर, मतलब क्या किया है उन्होंने बार्सिलोना में, क्या कर रहे थे वो अभी कर रहे हैं बायर्न म्यूनिख में। आप एज अ फैन कैसे देखते हैं कि थियागो लाना चाहिए, कि अगर इन दोनों पे विश्वास करना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल, तो किस तरीके से इनको सुलझना पड़ेगा कि जो फैन पर्सपेक्टिव 50-50 पे है ना, वो मैकटोमिने और फ्रेड की तरफ 90% चला जाए, 80% चला जाए। ऑब्वियसली जब जैसे थियागो आएंगे टीम में तो मिडफील्ड का डेप्थ बढ़ेगा, लेकिन इशू जो होगा कि हम लोग मिडफील्ड 3 लेके खेलता है और वैसे ही खेलेंगे, क्योंकि हम अपने पास विंगर्स, राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक उतना अच्छा अटैकिंग वाइज नहीं है, तो हम लोग को एज अ 3 खेलना पड़ेगा। और हम लोग के पास ऑलरेडी 3 गुड क्वालिटी मिडफील्डर्स है, तो मेरे हिसाब से थियागो इज वेरी गुड मिडफील्डर, नो डाउट। बट मेरे हिसाब से अगर हम लोग को कहीं भी इन्वेस्ट करना है, वो आइदर फॉरवर्ड लाइन या डिफेंसिव लाइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक अगर हम लोग के पास बजट लिमिटेड है तो हम लोग को वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे हम लोग को थोड़ा टीम का थोड़ा इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगा अगला सीजन में। So, Thiago, I'm not a big fan of Thiago signing after Van der Beek, because I think we'll end up buying a lot of midfielders, and then players like McTominay, Fred, they'll sit on the bench for most of the season. And considering if we had अगर हम लोग के पास कोई अच्छा फुल बैक्स होते तो शायद हम लोग डायमंड खेल लेते, 4-4-2 डायमंड खेल लेते, क्योंकि रैशफोर्ड भी हम लोग देखा कि लेफ्ट विंग से अंदर आके कट करना उतना पसंद नहीं करता है। रैशफोर्ड, मार्शियल दोनों ही सेंट्रली रहना पसंद करते हैं। तो और फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में हम लोग देखे थे कि रैशफोर्ड अगर हाल में पूरा टीम खराब खेला, लेकिन जब रैशफोर्ड और मार्शियल जब एक साथ खेल रहे थे तभी ग्रीनवुड का इमर्जेंस नहीं हुआ था, तो ये दोनों काफ़ी कमाल खेल रहे थे, और हम लोग उसको यॉर्क और कोल का जो कॉम्बिनेशन था उसके साथ हम लोग लिंक कर रहा था, तो काफ़ी एक्सटर्न वर्ड से। तो अगर आप मेरे को पूछे हुए तो मेरे को लगता है कि अगर हम लोग को बजट कम है और हम लोग को इन्वेस्ट करना है, तो आइदर हम लोग को एक नंबर 9 जेन्युइन नंबर 9 खरीदना चाहिए या जेन्युइन डिफेंडर खरीदना चाहिए। मैं तो इस तरीके से देख रहा हूँ कि यार आप मतलब मुझे लगता है ना कि हमें कुछ प्लेयर्स है ना जिन पे हमें लगता है कि 50-50 है, शायद हमें भी पता नहीं उनका विजन क्या है, क्योंकि अगर हमें पता हो ना तो हम एक स्टार्टिंग सीजन में ना एक अप्रोच रखें कि नहीं यार फ्रेड 6 गोल मारेंगे, 7 गोल मारेंगे, मतलब जिस भी तरीके से वो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहे उस तरीके से दे। क्योंकि यार अगर हमें पता नहीं है ना, पंडित को पता नहीं है, मैनेजर को पता नहीं है, प्लेयर को खुद पता नहीं है कि क्या चाहते हैं फैन, क्योंकि देखो डिमांड तो
पंडित करेंगे या हम करेंगे। दो ही सेक्शन ऑफ एक जर्नलिस्टिक अप्रोच लाते हैं, जिसमें बोलते हैं कि फैन भी एक तरीके जर्नलिस्ट ही हैं, जिसमें पूछते रहते हैं सवाल सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू। शायद हमें लगता है ना कि अगर हम इनसे फेयर शॉट चाहते हैं ना, तो इन दोनों को एक कैटेगराइज कर लो कि अगर आप इतने मैच खेलते हैं, आपका इन्फ्लुएंस ये होना चाहिए, आपको इतने की पासिस करने हैं और आपको ऐसे गेम खेलना है, क्योंकि तब ना नेक्स्ट सीजन में हमारा विजन क्लियर होगा। अदरवाइज तो फिर से हम नेक्स्ट सीजन में जाएंगे, बोलेंगे फ्रेड ये है, मैकटॉमने मुझे अभी भी लगता है बेहतर हो सकते हैं। मतलब इनके लिए ग्राफ तो सेट हो, जिन प्लेयर्स के बारे में शायद हमें पता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक हमारे सबसे रेड हॉट नेमेसिस है लिवरपूल। लास्ट सीजन वो सबसे पहली बार प्रीमियर लीग जीते, किसी के लिए अच्छा मोमेंट नहीं था। बट तेजस्वी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से वो अपना ट्रांसफर बिजनेस संभाल रहे हैं, क्या वो अपने टाइटल को डिफेंड कर सकते हैं, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड कई बार फेल हुए हैं सर इस वक्त में टाइटल डिफेंड करने में। किस तरीके से आप मेरे हिसाब से लिवरपूल में टाइटल डिफेंड करने का वो नहीं है। लिवरपूल इस बार टाइटल नहीं डिफेंड कर पाएगी। बहुत लकी सीजन था पिछला जो उनका था, जैसे कि हमने देखा। मतलब नो डाउट हम एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे हमने बहुत गेम्स लास्ट मोमेंट पे 1-0, 1-0 या 2-1 करके निकाली हैं, ड्रॉज को विन में कन्वर्ट किया। बट वो एक फॉर्म था जो एलेक्स फर्ग्यूसन ने एक अपना ऑरा बनाया था कि हम वो करते थे। विद लिवरपूल एक वो बात जो थी वो बहुत लकी थी जो लास्ट सीजन उनके साथ हुआ है। आर्सेनल ने इनविंसिबल सीजन निकाला था, बट वो टीम एक लेजेंडरी टीम थी, एक प्रीमियर लीग ग्रेट्स थे वो। लिवरपूल में वो नहीं है। नो डाउट उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। बेंच स्ट्रेंथ में उनकी देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनका मिडफील्ड देखा जाए तो कोई अपार्ट फ्रॉम द फ्रंट थ्री जो उनके हैं, जो मतलब फ्रंट टू ही हैं एक्चुअली, माने और साला, उनके अलावा मिडफील्ड उनका रेगुलर परफॉर्मेंस करने वाला मिडफील्ड है। बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, कोई ओवर द टॉप एक वो वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर उनके पास नहीं है। फुल बैक्स उनके बहुत स्ट्रांग हैं। आई थिंक 50% ऑफ द गोल तो वहीं से आते हैं उनके। अलेक्जेंडर आर्नल्ड और रॉबर्टसन विंग से आगे आते हैं, गेम प्ले करते हैं, फ्री किक्स में गोल करते हैं, क्रॉसेस ये अंदर डालते हैं, लॉन्ग रेंज भी कभी कभी ट्राई कर लेते हैं। तो आई थिंक एक बार इनका जब ये गेम प्ले अब बाकी प्रीमियर लीग टीम्स के सामने एक बार खुल के आ गया है, तो सबकी स्ट्रैटेजीज भी थोड़ी चेंज होंगी ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन। और अगर हम देखें तो लिवरपूल का उतना लॉकडाउन के बाद कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। नॉट द परफॉर्मेंसेस जो आपने उससे पहले देखी थी, लॉकडाउन से पहले टिल जनवरी के जितनी स्ट्रेंथ के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, वो लॉकडाउन के बाद उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। तो आई थिंक माने को मैं देखता हूँ इस साल और इम्प्रूव करते हुए। वो बिल्कुल पीक पे है। साला का फॉर्म थोड़ा ड्रॉप किया था, आई थिंक वो पिछला सीजन का रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। फिरमीनो में मेरे को वैसी कुछ खास वो नहीं है उम्मीद कि वो कुछ करेंगे, और ये आई थिंक बाकी क्लब्स के लिए अच्छा है क्योंकि वो कुछ खास नहीं करते हैं। नई साइनिंग मीनो मेरे को एक प्लेयर अच्छा लगता है। उनको अभी कम्युनिटी शील्ड में देखा था, थोड़ी देर के लिए वो आए थे और गोल भी किया था शायद। और उनकी गेम प्ले बहुत अच्छी थी, फास्ट हैं, पेस अच्छी है, आई थिंक लिंकअप प्ले बहुत अच्छा करते हैं। उसके अलावा आई थिंक लिवरपूल में उतनी डेप्थ में स्क्वाड नहीं है, और लक ओवरऑल रन आउट कर जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि वो इस साल अपना टाइटल डिफेंड कर पाएंगे। इंद्रशीष, आपको क्या लगता है कि लिवरपूल है तैयार कि कुछ उलटफेर हो जाएगा? देखिए, टाइटल डिफेंड करना बहुत एक मुश्किल सा काम है कोई भी लीग में, स्पेशली प्रीमियर लीग में। और अभी हर टीम अभी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सिटी, मेरे को जो लगता है कि प्रीमियर लीग में ये लास्ट टिकट में अगर किसी का दम है टाइटल डिफेंड करना, वो है मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि उनका स्क्वाड, उसका इन्वेस्टमेंट भी कंसिस्टेंट रहता है, उनका स्क्वाड भी कंसिस्टेंट रहता है। और लिवरपूल का जो खासियत है वो है कि वो लोग सिंपल फुटबॉल खेलते हैं। वो लोग कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उनका टैक्टिक्स में। वही विंग से क्रॉस आता है, वही फर्मिनो थोड़ा विथड्रॉ होता है, बाकी तो जो मैने और साला है थोड़ा अंदर आके गोल करता है। तो उसका गेम प्ले सिंपल है। यही काफ़ी टाइम टफ हो जाता है ओपोनेंट्स के लिए, क्योंकि उसका कोई आंसर नहीं होता है इनका, क्योंकि ये लोग फ्रंट थ्री और स्पेशली उनका जो विंग बैक से काफ़ी कंसिस्टेंट है। 10 में से 8 क्रॉसेस इनका सही होता है। तो एज अ रिजल्ट उनका अगर ये पांचों प्लेयर क्लिक कर गया तो ऑब्वियसली वैन डाइक, एलिसन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है।
तो अगर आप उनका स्क्वाड देखें तो 7 out of 10 players are consistent every day. So as long as they're consistent, I think they'll do very well in this league this time also. But वही है कि टाइटल डिपेंड करना it's tough because अभी चेल्सी का टीम भी अच्छा हो रहा है, सिटी का टीम अच्छा ही था. Just that लास्ट सीजन उसके पास लैपोर्ट नहीं थे, उनके पास आधा सीजन वो लोग बिना डिफेंडर्स का खेला था, वो लोग फर्नांडिन्हो से डिफेंस खेला रहा था, तो वो भी एक फैक्टर था. तो शायद इस बार वो लोग लैपोर्ट के साथ नेपोली का पुलावेली को भी ऑफर किया, इस बार पुलावेली को भी ऑफर किया उन्होंने. तो अगर पुलावेली भी आ जाता है तो लैपोर्ट और पुलावेली अगर डिफेंस में रहेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर लिवरपूल टू रिगेन द टाइटल. अभिमन्यु, आपका क्या टेक है? क्या लगता है लिवरपूल कर पाएगी या तेजस्वी, और इन चीज से आप एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ चीज से, क्योंकि लिवरपूल के स्क्वाड में टाइम आई थिंक उतनी डेप्थ नहीं है. ठीक है, तो अगर लिवरपूल थियागो साइन कर लेती है, ऐसे एक और साइनिंग करनी पड़ेगी उन्हें, ताकि इफ माने या सलाह किसी वजह से अवेलेबल नहीं है फॉर 3-4 मैचेस, तो उनका बैकअप इनके पास होना चाहिए. फर्मिनो ठीक है, मतलब वी वोंट से कि वर्ल्ड क्लास, बट अपना काम करते हैं जो उनकी ड्यूटीज हैं टीम में. और वही बात है, उनका डिफेंस इतना बढ़िया है, जो फिंगर्स उनके बहुत बढ़िया, वैन डाइक है, उनका कीपर बहुत वन ऑफ द बेस्ट है. तो उस वजह से उनके पास एक वो रहेगा कि डिफेंस से आप लीग डिफेंड कर सकते हो, बट दे नीड अटैक. उसके बिना नहीं काम हो पाएगा. और उसी का एक लौता रीजन है कि उनकी स्क्वाड में डेप्थ नहीं है. और सिटी इन्वेस्ट कर रही है, सिटी के पास अभी भी टाइम है और इन्वेस्ट करने का. फेरन टोरेस लिया उन्होंने, नथिंग आके लिया है, और if कुलीबाली भी साइन कर लेते हैं तो डिफेंसिवली दे विल बी वन ऑफ द बेस्ट. ठीक है, तो और लास्ट सीजन आई थिंक सिटी का मेन पॉइंट ही डिफेंड रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ लपोटे और फर्नांडिन्हो, जैसे इंद्रजीत ने बोला कि उन्हें सेंटर बैक खिला रहे थे. तो अब उनका डिफेंस बेटर हो चुका है, और आई थिंक पेप विल बी वेरी हंग्री टू गो बैक टू विन द लीग एज वेल एज द चैंपियंस लीग. पॉइंट है कि अगर माने और साला उनके लिए गोल ना करें तो फिर उनके गोल्स आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं. और उनका डिफेंस अगर देखा जाए तो आई थिंक वैन डाइक की परफॉर्मेंसेस भी लॉकडाउन के बाद से उतनी सॉलिड नहीं थी. कई गलतियां उन्होंने करी हैं. तो जो एक बिल्कुल एक्सट्रीम सॉलिड डिफेंस की बात की, आई थिंक वो भी हल्का सा थोड़ा डिप उसमें भी आता है. स्ट्राइकिंग प्रोविंस में साला की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी. मैं बोला था कि माने की परफॉर्मेंसेस मैं और ऊपर जाते देखता हूँ, बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर है. और ये भी अभी कम्युनिटी शील्ड में भी आई थिंक पूरी टीम में सिर्फ माने ही थे जिनको लिवरपूल से एक तरीके से पूरी गेम संभाल रहे थे, और जो भी फाइनल थर्ड पे कर रहे थे वो सिर्फ माने ही कर रहे थे. तो आई थिंक स्क्वाड डेप्थ का बहुत मेजर वो होने वाला है. सेम प्रॉब्लम उनकी भी है, सेम प्रॉब्लम हमारी भी है. जो हमारा बेंच है उस पे भी वही 2 प्लेयर हैं जिनके बारे में हम बार बार बातें करते हैं कि इंजरी फ्री रहे, गेम टाइम मिले तो शायद अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे. सेम आई थिंक लिवरपूल के साथ भी है. शकीरी और अलेक्जेंडर उनकी बात करें, ऑक्सफोर्ड चेम्बरलिन की, तो उनको भी उतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है. एक इंजर्ड रहते हैं, एक को गेम टाइम नहीं मिलता. तो वो 25 गेमें भी खेलते हैं, उस पर कितना परफॉर्म करेंगे, क्या वो साला और माने की लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आई थिंक ये तो टाइम ही बताएगा. बट आई थिंक वो एक स्क्वाड डेप्थ का बहुत वो है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा सिटी और अब ट्रांसफर सीजन के बाद आई थिंक चेल्सी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया. लिवरपूल के जो सबसे एक क्लोजेस्ट राइवल्स है वो है मैनचेस्टर सिटी. आई मीन जिस तरीके से उन्होंने अपनी पिक्चर बनाई है गॉर्डियोला के अंदर, वो तो सेकंड टू नन इन टर्म्स ऑफ विनिंग सिल्वरवेयर्स, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड. तो तेजस्वी, क्या लग रहा है जिस तरीके से वो अपने ट्रांसफर सीजन को अप्रोच कर रहे हैं और कुछ साइनिंग्स आएगी, कितना हार्ड हो सकता है हर टीम के नेक्स्ट सीजन उनको रोकना? आई थिंक सिटी जब से हमने जीतना बंद किया है, आई थिंक सिटी एक ऐसा क्लब है जो हर किसी क्लब को ओवर पार करके आगे निकल रहा है. पेप के आने के बाद आई थिंक स्क्वाड में एक जो ठहराव की जरूरत थी वो आ गई है. गेम प्ले तो उनका नो डाउट आई थिंक सबसे सुपीरियर है फिलहाल, इवन दो लिवरपूल लीग जीती है. आई थिंक ओवरऑल गेम प्ले हम पिछले 10 साल से देखें तो सिटी का
बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। डिफेंस में उनकी डिफेंस वाज द ओनली प्रॉब्लम दे हैड लास्ट सीजन। वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, लपोर्ट वापस आ गए हैं, एके उन्होंने साइन कर लिया है, जो मोस्ट प्रॉब्ली गेम्स स्टार्ट करेंगे ये सीजन अगर कूलीबाली नहीं आते हैं। और अगर कूलीबाली भी आते हैं तो उनका मतलब है कि एक एके जैसा डिफेंडर जिनको काफ़ी क्लब्स हाईली रेट करते हैं, पंडित्स भी अच्छा रेट करते हैं, वो बेंच पे जाएंगे सीधा। तो उनकी स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी है। मिडफील्ड उनका आई थिंक वैसा मिडफील्ड किसी के पास और है नहीं। किसी प्लेयर को उठा के किसी गेम में, किसी चैंपियनशिप में कहीं भी खिला दो, आई थिंक वो सारे प्लेयर्स वो हैं जो हर जगह परफॉर्म करते हैं, हर गेम में परफॉर्म करते हैं। पेस उनके पास है, स्ट्रैटेजीज की उनके पास कोई कमी नहीं है। आई थिंक फ्रंट में भी उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोरेज उन्होंने अभी साइन किया है, जो आई थिंक मैं कल रात को ही स्पेन वर्सेस जर्मनी देख रहा था, तो टोरेज की गेम बहुत अच्छी लगी मेरे को। मतलब काफ़ी पेसी हैं और सिटी की गेम को आई थिंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे वो, और सिस्टम में अच्छा फिट करेंगे। प्लस एग्वेरो है, स्टर्लिंग, डे ब्रुयना, तो उनकी टीम में गोल्स आने वाले जहाँ से हैं बहुत सारे प्लेयर हैं। आई थिंक 8 to 10 गोल्स सीजन देने वाले प्लेयर उनके पास भरे पड़े हैं, और 20 गोल्स वाले आई थिंक एग्वेरो हैं आगे, और स्टर्लिंग भी 10 से 15 गोल करते हैं, डे ब्रुयना 8-10 गोल करते हैं। बस वही तो, उनके पास गोल स्कोरर्स की कमी नहीं है। डिफेंस उनकी अकेली प्रॉब्लम थी, उस पर उन्होंने काम किया है और भी कर रहे हैं ताकि उनका इवन जो बेंच पे डिफेंस है वो स्ट्रांग हो जाए। तो आई थिंक सिटी को बीट करना वुड बी वेरी वेरी टफ अगेन। और आई थिंक पेप जिस माइंडसेट के साथ अब इस साल प्रीमियर लीग में उतरेंगे और जिस स्क्वाड के साथ उतरेंगे, आई थिंक उनको हराना थोड़ा मुश्किल है। और टाइटल कंटेंडर्स वो डेफिनेटली है, चैंपियंस लीग के लिए भी वो हर सीजन फाइट करते हैं, बट आई थिंक इस साल उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैनचेस्टर सिटी का जब आप चैंपियंस लीग एक तरीके से फेलियर ही देखें, कितने बड़े मैनेजर ग्वार्डियोला उस हिसाब से कह रहे हैं। फिर कुछ एक सेक्शन है फैन का, वो कहता है कि नहीं ये थोड़ा साइड पेपर पे ही है, मतलब पर ये स्क्वाड शायद बड़े डेज में, बिग गेम्स, जब आपको टेक्टिकल अप्रोच आती है हाईएस्ट लेवल देखने, तब नहीं चल पाएंगे। तो इन आप कैसे देखते हैं? आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? तो उनका प्लेयर्स तो सारे वर्ल्ड क्लास है, और अभी का जो फुटबॉल है उसमें आपको अच्छा प्लेयर सबको चाहिए। टैक्टिक्स ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, टैक्टिक्स से आप 1-2 मैचेस अच्छा खेल सकते हो, कुछ टाइम के लिए आप कुछ टाइम तक अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कुछ जीतना है तो आपको अभी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स चाहिए जो सिटी के पास है। इट्स ट्रू दैट वो चैंपियंस लीग में उतना अच्छा नहीं कर पाया। मैच अगेंस्ट लियोन वाज डिसअपॉइंटिंग। किसी को पता नहीं था स्टर्लिंग वहाँ से मिस करेंगे, अगर मिस नहीं करता तो अब कुछ अलग ही हो सकता था। मैं नहीं मानता कि सिटी का स्क्वाड में कोई भी प्रॉब्लम्स है अभी, क्योंकि लास्ट सीजन भी वो लोग चैंपियन काफी अच्छा पोजीशन में होते अगर उनके पास डिफेंडर्स होते या एग्वेरो का इंजरी का प्रॉब्लम नहीं होता था। क्योंकि लास्ट सीजन एग्वेरो का भी अगर देखा जाए तो काफी टाइम वो इंजरी से बाहर थे, और उसके साथ वो जो एक इशू है वो है कि पेप गार्डियोला और एग्वेरो के साथ थोड़ा उतना अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं है, तो उसको काफी बेंच उसके जगह जेसूस को खिलाता है, जो एग्वेरो से उतना अच्छा नहीं है। एग्वेरो लास्ट 10 इयर्स मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में बेस्ट स्ट्राइकर अगर बोला जाए तो लास्ट 10 इयर्स पे एग्वेरो है। तो वो जितना ज्यादा मैच खेलेगा, अगर वो अपना फर्स्ट 11 में पेप उसको खिलाता है, तो मेरे को ये स्क्वाड में अभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा है, कोई भी फ्रेजाइलिटीज और कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि वो लोग अभी फेरन टोरेस को साइन किया, जो मेरे को पता नहीं कैसे खिलाएंगे, कब खिलाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बर्नार्डो सिल्वा राइट विंग में, बर्नार्डो सिल्वा, महारेज, फोडेन, उसके बाद आता है फेरन टोरेस। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में अभी बेस्ट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इंग्लैंड का अभी अगर बेस्ट टैलेंट उभरते हुए अगर किसी कोई भी हो वो है फिल फोडेन। तो मेरे को नहीं लगता है कि टोरेस को भी चांस मिलेगा उतना मैचेस, तो यही उनका स्ट्रेटेजी है। अभिमन्यु, अगर यूनाइटेड के हिसाब से देखें, हमारे मतलब सिटी राइवल्स हैं मैनचेस्टर सिटी, उनका जो एक ब्लू हाफ है वो बहुत ही ब्राइट होता जा रहा है हर सीजन के बाद। यूनाइटेड बहुत स्पेंड भी कर रहा है, या मनी से तो शायद हम उनको बीट नहीं कर सकते, पर जितना हमारे पास फाइनेंस है वो मोर देन एम्पल है किसी भी क्लब को एक अच्छे स्ट्रक्चर पे लाने के। जहाँ हम हैं अब, जहाँ सिटी है, कितना बड़ा फासला है हमारे तरफ।
क्या हमको लगता है कि 1% चांस भी है हमको लगता है जिसमें हम उनका गैप को थोड़ा सा भी क्लोज कर सकते हैं सिर्फ? गैप सिर्फ है एक प्रॉपर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल का, सिर्फ उतना सा गैप है, ठीक है। वो एक ऐसा रोल है यूनाइटेड में जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बोर्ड टेक्टिकली और फुटबॉलिंग सेंस में उन्हें इतना आइडिया नहीं है। एंड हमारे जो मैनेजमेंट है, अगर इवन ओले एंड बाकी स्टाफ की बात करें, वो थोड़ा अभी इतना मैच्योर नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसे एक एडन वेंडर्स आ रहे हैं, एएक्स के डायरेक्टर हैं, ऐसा सा एक हमें रूल चाहिए। वेंडर्स आ हो गए, पैट्रिस एवरा की बहुत बात होती है, फर्डिनेंड की बहुत बात होती है, जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो हिस्ट्री का पार्ट हैं, जो दे नो द क्लब थ्रू एंड थ्रू। ऐसे प्लेयर हमें चाहिए जिनको पता है कि हाउ यूनाइटेड प्ले, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे अटैकिंग पॉइंट क्या, हम खेलना कैसे चाहिए, डिफेंड कैसे करना चाहिए, कितने एग्रेसिव होने चाहिए, वो सब चीज़ें जो पता हो एक प्लेयर को, वो एक हमारा एक रोल बहुत मिसिंग है हमारी टीम में से, ठीक है। अगर हम डायरेक्टर साइन कर लेते हैं जो एक जिसे प्रॉपर सब नॉलेज है, एंड उसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच रहेगी डाउन द लाइन। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं कह सकते हम कि आज हम 4 प्लेयर साइन कर रहे हो तो हम सिटी के बराबर पहुंच जाएंगे, वो चीज़ नहीं है। सिटी ने भी एग्यूरो को बहुत पहले लिया था, डेविड सिल्वा उनके बहुत सही टाइम पे आए तो चले गए हैं, वैसी कंपनी थे, तो उन्होंने बहुत प्लानिंग से साइनिंग्स करी थी। और हमारे बोर्ड के पास एक एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारे पास एक डायरेक्टर होना चाहिए जिसके पास एक वो विजन हो कि इवन इफ मैनेजर्स को अगर हम सैक भी करते हैं 2 साल में 3 साल में, तो जो नेक्स्ट मैनेजर आ रहे हैं उनकी विजन ऐसी होनी चाहिए जो कि मैच करे। और इस वजह से क्या होगा, एक तो ओवरऑल क्लब की परफॉर्मेंस बेटर होगी, प्लस जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होगी आफ्टर मैनेजर के चेंज होने के बाद। क्योंकि क्या होता है, एक मैनेजर अपने अप्रोच से खेलते हैं, दूसरे मैनेजर अपने अप्रोच से खेलते हैं, और प्लेयर्स भी फंस जाते हैं। हम तो सीधा बोल देते हैं कि यार ये प्लेयर पिछले साल अच्छा खेल रहा था, इस साल क्या हो गया, बट उसका ये भी एक रीजन होता है क्योंकि अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। लुई वैन गाल अलग थे, उसके बाद जोसे मोरिन्यो आए, अब बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच थी। लुई वैन गाल बहुत टेक्टिकल थे, जोसे मोरिन्यो का था चलो पाक दी बस था, अब जो है तो है, वो डिफेंसिवली बहुत साउंड थे, तो ही वांटेड टू प्ले विद हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, तो वो डिफेंड बहुत बढ़िया करते थे। बट अगेन उसके बाद ओले आए, अब उसमें सिचुएशन बना गया, ओले में हम थोड़ा डिफरेंट गेम प्ले दिखते हैं। तो वही बात होती है कि अगर हमारे पास एक विजन है डाउन द लाइन, 1-2 साल की नहीं, 5, 10, 15 साल की विजन है, उस पर हम सही टाइम पे काम करते हैं, ठीक है। सेटबैक्स हर बार होते हैं, ये नहीं होता कि आप आज अच्छा साइन कर लो तो आप 1 साल में वो रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट आपको देंगे 5 साल में, 10 साल में। बट वही अगर हम 10 साल में भी सिटी के एज ऑफ नाउ बराबर पहुंच जाए तो एक इम्प्रूवमेंट होगी। जिस तरह से हम डिग्रेड हो रहे हैं इन पोस्ट फर्जी एरा, ठीक है, वो एक बहुत कंसर्निंग बात है। तो उसी रीजन से आई थिंक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल इज द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अस, और अगर वो होगा तो डेफिनेटली सिटी क्या यार, हम मैड्रिड, बार्सिलोना सबके क्रॉस कर सकते हैं। लास्ट में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक छोड़ के चले गए। एक यूनाइटेड के साथ जिनका लास्ट सीजन टक्कर रहा था वो थे चेल्सी। पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो हमने उनको बीट कर दिया था लास्ट में, बट सभी फैंस का कहना था, यूनाइटेड फैंस का, कि लैम्पार्ड का जो फुटबॉल है वो बेहतर नज़र आता है डार्बी से उनका अभी तक का जितना भी मैनेजरियल करियर है। जिस तरीके से उन्होंने इस बार साइनिंग्स की है तेजस्वी, क्या लगता है कि वो आगे हैं या हम थोड़े बहुत पीछे रह सकते हैं इसमें? आई थिंक साइनिंग्स उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही हैं। इतनी सॉलिड साइनिंग्स चेल्सी को करते मैं नहीं देख रहा था, वो भी एक ही विंडो में। इतने सारे प्लेयर उन्होंने ले लिए हैं, एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, पेस उन्होंने लिया है, गोल स्कोरिंग उन्होंने लिया है, मिडफील्ड उन्होंने लिया है, हर जगह उन्होंने अपने स्क्वाड को स्ट्रेंथन किया है। हर प्लेयर ऐसा लिया है जो स्ट्रेट फर्स्ट टीम में आके खेल सकता है, स्टार्ट कर सकता है। कोई ऐसा उतना ओवर द टॉप वर्ल्ड क्लास एथलीट उस एटीट्यूड वाला प्लेयर नहीं लिया जो ये नहीं बोलेगा कि जी मैं बेंच से स्टार्ट नहीं करूंगा। ऑन एंड ऑन आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग साइनिंग्स रही हैं। इतने सारे इकट्ठे साइनिंग करके जो मेरे को लगता है कि कभी कभी रियल मैड्रिड की याद आ जाती है कि इतने सारे इकट्ठे एक सीजन में प्लेयर साइन करके कि उनकी सेटिंग और आपस में वो कैसे बैठेगा। बट आई थिंक लैम्पार्ड जिस हिसाब से चेल्सी को अभी तक लेके आए हैं आगे, काफ़ी फेथ लगता है। मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं जो चेल्सी सपोर्टर्स हैं, और आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है वो इस सीज़न, और दे आर सेइंग कि वो लोग टाइटल कंटेंडर्स इस बार हो सकते हैं, कंसिडरिंग जैसी उन्होंने साइनिंग्स करी हैं, उनमें ये फेथ है। आई थिंक यूनाइटेड के साथ कंपेयर किया जाए तो
हमारे जो प्लेयर्स अब करंट स्क्वाड में है, प्लेइंग 11 जिसकी हम बात करें, जो लास्ट सीजन हमारी प्लेइंग 11 थी, उनमें एक्सपीरियंस आ गया है। रैशफोर्ड, मार्शियल बहुत टाइम से खेल रहे हैं, मिडफील्ड अच्छे टाइम से खेल रहा है। हमारा डिफेंस, अगर लूक शॉ वापस आ जाते हैं तो हमारा डिफेंस भी उतना बुरा नहीं है जितना बुरा फैंस को लगता है कि वो बन जाते हैं। लिंकअप प्ले का बहुत फर्क है। आई थिंक रैशफोर्ड और ब्रैंडन विलियम्स का लिंकअप प्ले लेफ्ट पे अच्छा नहीं बनता है, बट लूक शॉ के आते ही आई थिंक रैशफोर्ड एक डिफरेंट प्लेयर नजर आते हैं अटैकिंग थर्ड में। तो आई थिंक सारे प्लेयर्स इंजरी से वापस आएंगे तो यूनाइटेड का स्क्वाड नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट आई थिंक जितनी डेप्थ एक अच्छे प्लेयर्स की हमें चाहिए उतनी करंटली नहीं है। मैं आगे के ट्रांसफर विंडो के बारे में नहीं बोल सकता कि कौन से प्लेयर्स हम लेंगे, कोई और प्लेयर आएगा कि नहीं आएगा, बट करंट स्क्वाड जो अभी एट टुडेज डेट, अगर हम आज की बात करें तो चेल्सी मैं देखता हूँ हल्का सा हमारे से आगे है इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड। आपको क्या लगता है, अगर हम मैनेजमेंट के पर्टिकुलरली ओलिवर सी लैम्पार्ड के टैक्टिकल अप्रोच को देखें, आप साइनिंग भूल जाइए, चलिए एक बात करते हैं कि हमारे पास भी थोड़ी बहुत क्वालिटी है, उनके पास भी क्वालिटी है, वो भी ट्रांजिशनल पीरियड पे है, हम भी ट्रांजिशनल पीरियड पे हैं। तो उस तरीके से क्या लगता है कि कहाँ ओली पीछे रह जाते हैं लैम्पार्ड से, क्या या फिर वो आगे हैं लैम्पार्ड से? देखिए, अगर आप ये लीग स्ट्रक्चर देखें तो जितने भी टॉप 4 टीम्स है उसका जो फर्स्ट 11 है हर टीम का वो इक्वल है, कोई भी टीम किसी से पीछे नहीं है। लेकिन जो टीम्स आगे जा रहे हैं उसका बेंच स्ट्रॉन्ग है। अपना जो यूनाइटेड का जो फर्स्ट 11 है, चेल्सी का जो फर्स्ट 11 रहेगा, उसमें टक्कर का ही गेम होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वो वन साइडेड होगा, कि हम लोग अगर सिटी के साथ भी खेले तो वो वन साइडेड होगा। और टैक्टिक्स, अगर सिटी का थोड़ा अच्छा टीम है ऑन पेपर तो हम लोग डिफेंड करके जीतेंगे, जैसे लास्ट सीजन खेला था, तो वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो हुई है कि अगर मान लो आपका सिटी का जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो अपना टॉप साउथहैम्पटन हो जाए, फिर वेस्ट हैम हो जाए, इनके साथ जो मैच निकलना है, इसमें हम लोग अटक जाएंगे अपना फर्स्ट 11 से, क्योंकि वो लोग टायर्ड रहेंगे अपना, क्योंकि दूसरा वाला टीम डिफेंड करेगा तब अटैक नहीं करेगा, होल्ड करके खेलेंगे, तो उसी में हम लोग अटक जाएंगे, जो हर लास्ट 5 सीजन से ऐसे ही हो रहे हैं। हम लोग का फर्स्ट 11 ऐसा नहीं, कभी भी नहीं था कि हम लोग का फर्स्ट 11 वीक था। हम लोग का जो बेंच स्ट्रेंथ था वही उसका ही मेन इशू था। इसीलिए हम लोग जो मिड टेबल टीम्स है उनके साथ हम लोग जीत नहीं पाते थे। जिसके साथ हम लोग को 3 पॉइंट लेना था उससे 1 पॉइंट लेते थे, जिसके साथ 1 पॉइंट भी चलो लेना था तो उससे हम हार जाते थे। तो यही मेन इशू, यही मेन स्ट्रक्चर है, यही मेन इशू है जो हमारे क्लब और दूसरा क्लब को बीच में जो फर्क लाता है। अभिमन्यु, आप किस तरीके से देखते हैं कि ये जो कई कह रहे हैं कि ये स्क्वाड थोड़ा ओवर हाइप कर लिया गया है, जिस तरीके से प्लेयर्स लाए हैं, क्योंकि हर साइनिंग वर्क नहीं करती वगैरह वगैरह, बट तब भी अगर आप चेल्सी को देखते हैं, किस अप्रोच के साथ आप देख रहे हैं उनको, मैनचेस्टर यूनाइटेड को मद्देनजर रखते हैं? If we compare, Ole to Lampard, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लैम्पार्ड बहुत ज़्यादा आगे, आई डोंट थिंक, बिकॉज लास्ट सीजन की बात करी जाए तो सब हाइप कर रहे थे कि लैम्पार्ड चेल्सी के मैनेजर बन गए हैं, चेल्सी बहुत बढ़िया खेलेगी, एंड ऑनेस्टली वी फिनिश्ड अबव देम, ठीक है। और ब्रूनो हमारे पास स्टार्टिंग में थे भी, ठीक है, तो ऐसा कुछ ये कोई वो नहीं है कि लैम्पार्ड बेटर मैनेजर है, ओले या इतना बढ़िया नहीं है। बिग गेम मैनेजर देखा जाए तो आई थिंक ओले इज बेटर इन बिग गेम्स, ठीक है। एंड सिमिलरली स्क्वाड की बात आती है, ठीक है, बर्नर अच्छे प्लेयर हैं, जाइज अच्छे प्लेयर हैं, चिलवेल डिसेंट हैं, थियागो सिल्वा लिए हैं, जो कि आई डोंट नो उस एज पे कितना परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक परफॉर्मेंस कितना कर पाना और पेपर पे जो नाम है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इट्स नॉट ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर साइन कर लिए हैं, डिसेंट प्लेयर साइन करे हैं। बात ये है कि हमारे पास ऑलरेडी उस क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, और ऐसा नहीं बोलेंगे चेल्सी बहुत ऊपर है, चेल्सी एट मैक्सिमम इक्वल टू यूनाइटेड इस पॉइंट पे। तो अगर हम सैंचो या एक सैंचो और एक इवन डिसेंट सेंटर बैक साइन कर लिया तो आई थिंक चेल्सी वोंट बी और कंपटीशन दिस सीजन, विल बी कंपीटिंग विद लिवरपूल एंड सिटी। चेल्सी तो मतलब अगर मैं चेल्सी का देखूँ तो मुझे लगता है कि यार उनके पास क्वालिटी भी, अच्छी बात है कि क्वालिटी है, क्योंकि इससे हमें भी पुश मिलेगा
क्योंकि हमारे पास भी क्वालिटी प्लेयर हैं और यही मजा है प्रीमियर लीग का, और यही हमारे पास भी टाइम है दिखाने का कि क्या हम नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कितना भी हम क्रिटिसाइज कर लें, हम जिन बातों में पीछे हम उनमें पीछे ही हैं, बट हम नेक्स्ट सीजन किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या पता हम अच्छे प्लेयर्स ला दो जो हम चाहते हैं, सेंचो आए और एक अच्छा सा डिफेंडर आ जाए जिससे हमारी स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि हमें पता है कि कुछ पोजीशन पे हम अपने ही तरीके के बेस्ट है, जैसे वन-बिसाका, उनकी डिफेंसिव एबिलिटी आई थिंक सो कोई प्रीमियर लीग में मैच नहीं कर सकता। तो हम जिन चीज़ों में अच्छे हैं हम बहुत ही अच्छे हैं, जिन चीज़ों में हम बुरे हैं हम बहुत ही बुरे हैं। उस तरीके से देखें तो हम भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। तो थोड़े जब दूसरे क्लब बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आपका ऑफकोर्स एक पेसिमिस्टिक अप्रोच आती है। इससे एक हाँ आई थिंक जो मैंने चेल्सी वाली उस पर बात कही, मैंने कहा कि आज के स्क्वाड के हिसाब से अगर हम देखें तो चेल्सी से हम थोड़ा पीछे हैं, बट जो हमारे टारगेट साइनिंग्स हैं आई थिंक अगर वो कंप्लीट हो जाती हैं तो आई थिंक हमारा स्क्वाड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो हमारे करंट प्लेइंग 11 में से 2 जने बेंच पे अगर चले जाते हैं तो हमारा बेंच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज वो पूरा सीज़न खेले हैं, उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है और कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बेंच से उठ के आके परफॉर्म नहीं कर पाता। बिकॉज इस सीजन में भी उन्हीं प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, उसी स्टार्टिंग 11 ने परफॉर्म किया है बार बार, और 2-3 प्लेयर्स जो बेंच से उठ के आए हैं उन्होंने भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, नो डाउट। गोल्स और असिस्ट के उसमें अगर हम देखें तो बहुत अच्छी वो नहीं थी, बट आई थिंक उनके ये स्टैट्स जो उनकी परफॉर्मेंस पिच पे थी उनको रेप्लिकेट नहीं करते हैं। तो अगर हमारी टारगेट साइनिंग्स पूरी हो जाती है तो हमारा स्क्वाड आई थिंक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए इससे एक एंगल आता है कि नेक्स्ट सीजन में आपको क्या लगता है कि कौन से वो 3 प्लेयर्स होंगे जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट देंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, स्टार्टिंग विद इंद्रशीष? I think as usual it should Bruno होंगे, नंबर 1 मार्शियल, क्योंकि मेरे को देखिए अब तीसरा जो है वो मेरे को लग रहा है पॉग्बा या डेगिया, बिकॉज कल मैं डेगिया का मैच देखा, वो काफ़ी अग्रेसिव लग रहा है, काफ़ी इम्प्रूव करने का उसका हंगर जो था चला गया था, वो काफ़ी वापस आ रहा है। और अभी रोमेरो भी नहीं हम लोग का स्क्वाड में नहीं आ रहा है, तो मेरा मन बोल रहा है कि डेगिया इस बार पुराना फॉर्म में वापस आएंगे। इंद्रशीष ने एक अच्छी पॉइंट बोल दिया है, तो मैं कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लेता हूँ। मुझे लगता है कि अगर डेगिया नेक्स्ट सीजन अच्छा खेलते हैं तो हम 10 पॉइंट्स ले जाएंगे, जो कोई प्रीमियर लीग टीम नहीं बोल सकती है। क्योंकि हर एक मैन यूनाइटेड फैन को पता है, जितना हमने डेगिया को देखा है, कि अगर वो खेल लिए तो हमारा डिफेंस कितना भी वनरेबल हो जाए हम 10 पॉइंट तो लाके रहेंगे। लेट्स होप वो हो और हमें डीन हेंडरसन की तरफ जाना ना पड़े। हाँ, मेरे को भी एक चीज है कि लास्ट ईयर अब सीजन देखेगा तो डेगिया के लिए ऐसा नहीं हुआ था कि प्रीमियर लीग में हम लोग कोई पॉइंट्स डेगिया के एरर्स के लिए ड्रॉप किए थे। मेरे को तो अभी तक पता नहीं लग रहा है। हाँ, ऑब्वियसली नॉकआउट्स में वो अच्छा नहीं खेला, एवर्टन में किया था। मेरे को नहीं लगता है कि डेगिया के लिए हम लोग उतना पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, लाइक 3-4 पॉइंट्स ठीक है चलो, लेकिन उतना जितना उसका हाइप हो रहा है वो नॉकआउट मैचेस के लिए हो रहा है। प्रीमियर लीग में आई थिंक ही वाज कंसिस्टेंट ना। तेजस्वी, आपके हिसाब से कौन से 3 प्लेयर होंगे जो यूनाइटेड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दे पाएंगे नेक्स्ट सीजन? आई थिंक मेरे हिसाब से पॉग्बा नंबर 1 पे, जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है खुद के लिए भी और यूनाइटेड के लिए भी। जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब पॉग्बा वांट्स टू स्टे एट यूनाइटेड, तो थोड़ी खुशी की बात है सबके लिए कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट भी शायद साइन कर लेंगे जल्दी। उनका पीक में होना, पीक परफॉर्मेंस देना इस बार बहुत ज़रूरी है, और अगर पॉग्बा पीक पे आ गए और बाकी हमारा मिडफील्ड जैसे चल रहा है वैसा चलता रहा तो आई थिंक हमें रोकना बहुत मुश्किल होगा। सेकंड जिसको मैं देखता हूँ वो है ग्रीनवुड। एक और उनका सीजन और वो पर्सनली कैसे शेप होते हैं इस सीजन में, बहुत इम्पैक्टफुल एक प्लेयर बन के आगे निकलेंगे वो, बिकॉज अटैकिंग थर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड प्लेयर हमारे वही हैं, और आई थिंक उनका सीजन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आई थिंक जो थर्ड प्लेयर जिनको मैं देखता हूँ वो है मार्शियल। बहुत एक अच्छे स्ट्राइकर हैं, उनका जो हंगर था वो लास्ट पोस्ट लॉकडाउन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बॉल विन करनी थी उनको, गोल स्कोर करना था, अटैकिंग पोजीशंस में आ रहे थे, लेथार्जिकनेस, लेजीनेस नहीं दिखा रहे थे पिच पे। एक आई थिंक परफॉर्म करने की उनमें एक अंदर जो विल थी
वो बाहर आई है, स्पेशली ब्रूनो के आने के बाद कि लिंक प्ले उनका बहुत अच्छा रहा। तो आई थिंक पॉगबा, ग्रीनवुड एंड मार्शियल। अभिमन्यु, आपके 3 पिक जो सबसे अच्छा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देंगे। पहला तो देखो ब्रूनो ही रहेगा, ब्रूनो फर्नांडिस, बिकॉज जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने स्टार्ट करा है लास्ट हाफ सीजन का, तो अगर वही कंसिस्टेंसी से हम तो पूरा सीजन डिलीवर कर दें तो, जो कि मुश्किल है, बट अगर उनके स्टैट्स देखा जाए तो एट पार विद डे ब्रूने हैं, जो कि एक वर्ल्ड क्लास अटैकिंग मिडफील्ड प्लेयर है। तो सिमिलरली ब्रूनो फर्नांडिस हो गए, एंड कमिंग बैक टू सेकंड प्लेयर हो गया तो मार्शल, बिकॉज मार्शल की जो गेम इंप्रूवमेंट देखी है लास्ट सीजन में वो बहुत थी, और अब एक प्रॉपर नंबर 9 खेलने का उन्हें पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एंड लास्ट सीजन भी देखा जाए तो थोड़ी बहुत फिनिशिंग में कमी रह गई होगी, जिस वजह से वो 30 गोल नहीं स्कोर कर पाए इस सीजन, बट आई थिंक इस सीजन 30 गोल टारगेट वुड बी अ डिसेंट वन फॉर मार्शल, ठीक है, क्योंकि देखो चांसेस उन पे बहुत आ रहे हैं आफ्टर ब्रूनो, ठीक है। ब्रूनो, पॉग्बा है और राशफोर्ड भी अब अपनी फॉर्मेशन में थोड़ा डिफरेंट प्ले कर रहे हैं, तो जिस वजह से ब्रूनो मार्शल के पास बहुत चांसेस आ रहे हैं। तो आई थिंक मार्शल 30 गोल इज द रियल टारगेट फॉर हिम, एंड पीपल आर getting crazed about Werner, but Marshall would be still be the better striker in this season. And third player would be Wan-Bissaka, ठीक है, क्योंकि Wan-Bissaka डिफेंसिवली वन ऑफ द बेस्ट हैं, एंड अगर सिर्फ डिफेंस के बारे में देखा जाए तो he was our best defender last season, एंड सबको पता है, उनको भी पता है, वो लोगों को पता है, एवरीबडी नोज कि इनका गोइंग फॉरवर्ड गेम इतनी अच्छी नहीं है। तो आई होप कि वो वर्क कर रहे होंगे, जो 10 में से 1 क्रॉस पहले पहुंच रहा, अगर 10 में से 5 क्रॉस भी हमारे पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक वो एक बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेफ्ट पे लूक शॉ तो है ही है, तो अगर राइट से हमारी डिलीवरी सही हो सकती है वन-बिसाका के थ्रू, एंड प्लेयर खरीद लेते हैं लाइक सैंचो, तो वन-बिसाका को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, प्लस he'll be improving a lot from the right side। अगर मैं अपने 3 चुनूं तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है मार्शियल नंबर 1 पे, क्योंकि एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि जब से ब्रूनो फर्नांडिस आए हैं ना, उन्होंने हर एक प्लेयर मैंचेस्टर को बताया कि जहाँ प्लेयर हो वहाँ पास करो, ऐसी जगह पास ना करो जो कमेंटेटर के नजरिए से अच्छे लगे और आपका काम सही हो जाए और वो बेचारे स्क्रूटनी पे आ जाए। अभी मुझे लगा, मैंने एक बात तो मान ली है कि वो डी वाले स्ट्राइकर तो नहीं है, तो हमें उनकी तरह ही खेलना चाहिए, हमें एक नया स्ट्राइकिंग पे बनाना चाहिए, तो वो बना सकते हैं जिस तरीके से उनकी वैरायटी है। तो मुझे लगता है, और प्लस लास्ट सीजन वो इंजर्ड भी रहती, ये वजह भी है कि वो 30 गोल स्कोर नहीं कर पाए। अगर वो इंजर्ड नहीं रहते तो उस स्पेन में वो 6-7 गोल तो मार ही देते। ये तो एक मतलब अग्रीबल फैक्टर है मार्शियल के साथ कि कैसा भी टाइम हो गोल तो वो निकाल ही देते हैं कहीं ना कहीं से, और प्लस उस समय वो पेनल्टीज भी लेते, जो कि मतलब एक तब ब्रूनो नहीं थे तो वो इंजरी स्पेन शायद उनका गोल खा गया, तो वही तो 30 भी कर जाते। मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर होंगे। और सेकंड नंबर पे मैं देखता हूँ पॉल पोग्बा को। मुझे लगता है कि अब वो हैप्पी पॉल पोग्बा हमारे पास है, और हमारे पास उनको क्वालिटी देने के लिए है। अब ब्रूनो फर्नांडिस है जो कि उन्हीं की रेट का एक क्वालिटी प्लेयर है, वो उनसे बेहतर खेल सकते हैं, वो सभी जानते हैं, बट मुझे लगता है कि ये पोग्बा का सीजन है नेक्स्ट सीजन, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई भी मिडफील्ड आ जाए, कोई भी अटैक सिस्टम आ जाए, हम अपनी गाड़ी निकाल ही देंगे। और वो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब वो बाल अपने स्काई ब्लू करके आ गए थे और स्काई ब्लू के तरीके से उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को पछा दिया था। लेट्स होप वो परफॉर्मेंसेस हमारे पास फिर से आए। और थर्ड नंबर पे जो मुझे लगता है दैट बी टाविट है, या मुझे लगता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ना, मुझे डीन एंडरसन पे कोई मतलब वो नहीं लगता कि वो अच्छे गोलकीपर है, स्मार्ट गोलकीपर है, पर जो मैंने डेविड हेयर देखा है मतलब 2012 से अभी तक, आई मीन सेकंड टू नन गोलकीपर है। उन कंसिस्टेंट के साथ से हम आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि इस स्पेन पे वो सबसे बेहतर गोलकीपर थे जो 7-8 साल का स्पेन था। मुझे लगता है अगर वो अच्छा खेलेंगे ना, हम 10 पॉइंट वहाँ ले जाएंगे, अगर पॉग्बा अच्छा खेलते हम 6 पॉइंट वहाँ ले जाएंगे। तो जहाँ हमारी वल्नरेबिलिटी थी लास्ट सीजन में, वो उससे ही कमी हो सकती है पूरी। फॉरगेट अबाउट साइनिंग प्लेयर्स, जिसमें हम और भी अच्छे होंगे आई होप, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन स्काई हाई होगा। अब 3 अच्छे प्लेयर की तो बात कर ली, पर 3 जो प्लेयर वरी करेंगे, जिनसे एक्सपेक्टेशन भी है और शायद परफॉर्म ना कर पाए, तो स्टार्टिंग में तेजस्वी कौन से 3 प्लेयर आपको थोड़ा एक फैक्टर दे रहे हैं कि नहीं भाई ये थोड़ा हिल मिल सकते हैं नेक्स्ट सीजन? आई थिंक स्टार्टिंग 11 की बात करी जाए तो 2 डिफेंडर मेन जो सामने आते हैं, लिंडलॉफ, एरिक बाई। आई थिंक बेली और लिंडलॉफ दोनों से एक्सपेक्टेशंस सबको है
यूनाइटेड को भी है, फैंस को भी है, और बीच बीच में आके वो अपना स्पार्क दिखाते हैं, बट लॉन्गर रन में कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहे हैं, और इस वजह से डिफेंसिव जो हमारा एक लैक करता है पीछे स्ट्रेंथ, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई थिंक लिंडलॉफ और बेली को दोनों को अपनी गेम इंप्रूव करनी पड़ेगी एज डिफेंस, थोड़ा डिफेंसिवली और स्ट्रांग होना पड़ेगा टू पार्टनर विद मैग्वायर कंसिस्टेंटली। और उनके अलावा अगर मैं देखता हूँ तो आई थिंक जो मेरे को थोड़ा लग रहा है कि उतना वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैं बेंच पे जाना चाहूँगा। आई थिंक लिंगार्ड है, परेरा की बात हो रही है जाने की, लिंगार्ड का कोई ऐसा वो नहीं है, तो आई थिंक वो डेफिनेटली इस साल यूनाइटेड में रहेंगे। आई सी हिम, उनमें पोटेंशियल है, बट आई थिंक वो यूनाइटेड के लेवल का पोटेंशियल नहीं है कि वो यहाँ पे हमारे जैसे भी उनके आसपास प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेंच के प्लेयर्स के साथ ही आके खेलते हैं, वो हमारी स्टार्टिंग 11 में भी खेले हैं। परफॉर्मेंसेस उनकी कंसिस्टेंटली नहीं आई है। आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में तो कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं आई यूरोपा लीग के अलावा या किसी डोमेस्टिक कप के अलावा। प्रीमियर लीग में कुछ खास परफॉर्मेंसेस उनकी नहीं आई है, उनको टाइम भी मिला है, अपॉर्चुनिटी भी मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। आई थिंक फ्रेड और मैकटोमिनाई पे जाने से पहले बहुत टाइम तक लिंगार्ड वाज द फर्स्ट सब्स्टिट्यूट जो अंदर आते थे खेलने के लिए। तो आई थिंक आई वरी फॉर लिंगार्ड, एंड आई थिंक इसके अलावा जो हमारा स्क्वाड है वो काफी ठीक है। इंद्रशीष, आपके 3 पिक कौन होंगे जो आपको थोड़े डरा रहे हैं अपने नेक्स्ट सीजन? आई थिंक मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू होगा सबसे। तो फर्स्ट मेरा होगा, मेरा तीनों प्लेयर इंग्लैंड टीम का स्क्वाड मेंबर्स है। फर्स्ट मेरा जो होगा वो है हैरी मैग्वायर है। देखिए हम लोग उसको 90 मिलियन दिया है। उसको पहला बात तो है कि उसको पहले कॉर्नर से हेड से गोल करना है उसको। उसी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैरी मैग्वायर को जिसके लिए हम लोग उसको खरीदा था कि उसका हेडिंग फ्रॉम कॉर्नर्स उसका इतना अच्छा था। सेकंड जो मेरा आपका सबसे मेरा डिफर करता है वो है एरन वन-बिसाका। मैं मानता हूँ कि वो एज अ राइट बैक डिफेंसिवली वेरी गुड नो डाउट, बट ये आप लोग को भी सोचना पड़ेगा, ये सबको सोचना पड़ेगा कि हम लोग 38 मैचेस में कितना मैचेस हम लोग को डिफेंड करके जीतना है और कितना अटैक करके जीतना है। अगर हम एक टॉप 4 टीम है तो हम लोग को 70 to 80% मैचेस हम लोग को अटैक करके जीतना है, क्योंकि बाकी टीम्स डिफेंड करेंगे। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि 2 विंग से क्रॉसेस आना या 2 विंग से अटैक्स आना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओपोनेंट टीम्स कोशिश करता है कि जो हम लोग का स्टाइल ऑफ प्ले है तो मिडफील्ड नैरो कर देने के लिए, सेंटर वाला जो पोर्शन है वो क्राउडेड कर देने के लिए। तो ये अगर मैं मानता हूँ कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं आएंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं भी ये भी मानता हूँ कि एरन बिसाका ही हम लोग का आंसर है फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years। बट यही है कि वो कितना अटैकिंग वाइज कितना इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये चाहिए हम लोग को, अटैकिंग वाइज हम लोग को चाहिए, क्योंकि अगर वो अटैकिंग वाइज अच्छा खेलता है तो हम इसमें ग्रीनवुड का भी फायदा होगा। क्योंकि अगर आप लास्ट फ्यू मैचेस देखा जाए तो अपोनेंट टीम ने ग्रीनवुड को पकड़ लिया, उन्होंने एक भी गोल मार नहीं पाया, उतना परफॉर्मेंस उसका उतना इम्प्रेसिव नहीं रहा। जो लास्ट हम लोग उसने गोल किया था एस्टन विला के साथ, वेस्ट हैम के साथ, उसके बाद शायद उन्होंने गोल नहीं डाला। तो ये कंसर्न है। और थर्ड ऑब्वियसली मार्कस रैशफोर्ड है, क्योंकि उसी का फॉर्म के ऊपर हम लोग को सीजन का काफ़ी बड़ा एक पोजीशन डिपेंड करता है कि अगर वो फॉर्म में आ जाए तो आई थिंक ही इज लाइक उससे अच्छा प्रीमियर लीग का प्लेयर हो ही नहीं सकता यूनाइटेड टीम में अभी फिलहाल, जो अगर वो उसका पोटेंशियलिटी में आ जाए। क्योंकि जो फर्स्ट सीजन लास्ट टाइम जो फर्स्ट हाफ का सीजन इतना अच्छा खेला था उन्होंने, अगर वही फॉर्म उसका रिप्लिकेट हो जाए तो आई थिंक हम लोग थर्ड तो कंफर्म कर ही सकते हैं नेक्स्ट सीजन। तो मैग्वायर, वन-बिसाका और रैशफोर्ड। अभिमन्यु, आपके पिक 3? पहला प्लेयर वुड बी रैशफोर्ड। ठीक है, जैसे सीजन की स्टार्टिंग थी उनकी लास्ट सीजन, तो वो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन टॉप 5 लीग्स। ठीक है, बिकॉज उनकी जो पोजीशन थी वो नॉट ट्रेडिशनल विंगर, वो एक इनसाइडर फॉरवर्ड थे, लेफ्ट विंग से अटैक करते थे। ठीक है, मोर ओवर जैसे ही ग्रीनवुड आए प्रॉब्ली फॉर बैलेंस रखने के लिए ग्रीनवुड ज़्यादा अटैक होता है, उनका शॉट बेटर है मे बी, तो रैशफोर्ड थोड़ा पीछे रहते हैं, इज मोर ऑफ अ क्रिएटर रादर देन फिनिशर। ठीक है, उस रीजंस की वजह से उनकी फॉर्म देख हुई है।
ठीक है, स्टैटिस्टिकली अगर देखा है तो उतना नहीं, उन्होंने थोड़ी बहुत असिस्ट दे दी हैं, बट जो उनके एक्चुअल स्टैट्स थे बिफोर हिज इंजरी वर वे बेटर। ठीक है, वो मबाप्पे के बराबर जैसे खेल रहे थे यार, तो मतलब एवरीबॉडी नोज कि मबाप्पे इज वन ऑफ द बेस्ट गेमस्टर इन द वर्ल्ड। तो अगर आपकी स्टैट्स वैसे थे और आपकी गेम वैसी थी, नॉट जस्ट अबाउट स्टैट्स, आप बड़े बिग गेम प्लेयर हैं राशफोर्ड, ठीक है, लिवरपूल के अगेंस्ट गोल देख लो, चेल्सी के अगेंस्ट देख लो, सिटी के अगेंस्ट, मतलब ऑलमोस्ट हर बिग टीम के अगेंस्ट उन्होंने गोल मारा है लास्ट सीजन। तो ऐसे प्लेयर को जो उनकी गेम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे हटा के दूसरे पोजीशन में खिलाना, जस्ट बिकॉज जो हमारे यंगस्टर बहुत पोटेंशियल है इनमें हाई, उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे सके, वो मे बी एक नेगेटिव पॉइंट हो राजकोट के करियर के लिए। एंड राजकोट का करियर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है यूनाइटेड के लिए। आई थिंक राजकोट अगर अपनी फॉर्म और अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखें तो नेक्स्ट 10 ईयर्स हमें एक लेफ्ट विंग की प्रॉपर जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपरली फ्रॉम ना कोई ऐसा बंदा जो बेंच से आ सके। बट फर्स्ट टीम में राजकोट को रिप्लेस करना वोंट बी वेरी इजी बिकॉज अगर वो अपनी फॉर्म मेंटेन करते हैं। वही मेन बात है कि देखो, अगर आप राइट पे आप शांचो ले लो तो उस वजह से क्या होता है, तो राजकोट अपनी गेम पे फोकस कर सकते हैं। वो शांचो इज मोर ऑफ अ क्रिएटर रादर देन फिनिशर, ठीक है, वो ट्रेडिशनल विंग प्ले भी खेलते हैं। और ऐसी साइनिंग से नॉट जस्ट राजकोट विल हेल्प वन-बिसाका, बिकॉज अगर आप जैसे इंद्रशीष ने बोला कि ग्रीनवुड गोल नहीं कर पा रहे थे, बट सिमिलर इज द केस विद वन-बिसाका, उनके पास राइट पे एक ट्रेडिशनल विंगर नहीं है, डैन जेम्स उनकी कोई हेल्प नहीं करते राइट पे। तो ऐसी बात होती है कि सिर्फ एक प्लेयर से अगर आप 2-3 प्लेयर्स को अपने बेस्ट प्लेयर्स को आप बेटर परफॉर्म करा सकते हो, तो ऐसे प्लेयर साइन करना चाहिए। और रही सेकंड बात, तो आई थिंक मैगवायर से बहुत कंसिस्टेंसी इतनी नहीं है। सेकंड हाफ में लास्ट सीजन काफ़ी एरर हुए हैं, ये उतना कंसिस्टेंट नहीं खेले हैं। और जैसे इंद्रशीष ने बोला कि हेडर्स के लिए लिया यार, वो सिर्फ एक चेल्सी के अगेंस्ट आई थिंक जो एक प्रॉमिसिंग हेडर था, ब्रूनो क्रॉस था, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं था जिस वजह से हमें 90 मिलियन साइन करें। 90 मिलियन यूरो इज नॉट स्मॉल अमाउंट आज के ट्रांसफर मार्केट में। सिमिलरली एंड आई थिंक थर्ड वुड बी डे गया। डे गया अपने यूनाइटेड में वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं पोस्ट फर्जी एरा, नो डाउट अबाउट इट। वो हमारे शायद हिस्ट्री के टॉप 3 गोलकीपर में है विद वैन डर सार एंड पीटर माइकल। बट वही बात है कि लास्ट 2 सीजन से देख रहे हैं, बीइंग अ फैन वी डेफिनेटली होप कि यार वो अच्छा करेंगे, शायद वो आ जाएगा। जैसे जतन आपने बोला कि हाँ शायद वो फॉर्म में आ जाएंगे, शायद अपनी पीक में जैसे खेल रहे थे वो आ जाएंगे। पर हम उनके जो उन्होंने 5-6 साल दिए उसकी वजह से हम उन्हें कितने साल और दे सकते हैं, स्पेशली इस टाइम पे जब हम रिबिल्डिंग फेज में है। ठीक है, आई वॉज हिज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्ली फैन जब यूनाइटेड में आए। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर जब डेविड डे के भी आए तो उन्होंने बहुत गलतियां करी थी, बट उनके बैकअप था एंडर्स लिंडेगार्ड, इफ यू रिमेंबर, लिंडेगार्ड कीपर होते थे हमारे। ठीक है, तो अब वही बात रहती है, उन पे डेविड डे पे इतना प्रेशर नहीं था उस सिचुएशन में कि लिंडेगार्ड एक एवरेज कीपर थे, उन सबको पता था ऐसे बैकअप कीपर आए हैं। बट अगर आप हेंडरसन आज खेल रहे हैं, ठीक है, और आज वो एक गलती कर देता है और मीडिया एंड फैंस विल चेज हिम लाइक एनीथिंग, क्योंकि हमें पता है कि हर बार होता है कि यार डेगा क्यों नहीं खिला रहे हो आप, हेंडरसन क्यों खिला रहे हो। वही बात है कि अगर आपके ये 2 कीपर वाला फंडा, आई डोंट थिंक कि इट वर्क्स। सर्जियो रोमेरो तक सही था क्योंकि सर्जियो रोमेरो एक वेरी बेस्ट सेकंड बैकअप कीपर है, बट हेंडरसन एक बैकअप कीपर नहीं है। अगर आप वो ऐसे सेकंड कीपर रखना तो आप रोमेरो को रखते यार, हेंडरसन को एक और साल लोन पे दे देते अगर आपको ट्राई कराना है डेविड डेगा को। वही मुझे लग रहा है कि डेविड डेगा वुड बी अ गैम्बल चलने को। अगर वो चल जाते हैं ऑब्वियसली जतन 10 पॉइंट वो लेके आएंगे, बट अगर वो नहीं चलते हैं तो वो 10 तो नहीं, अगर हमें वो 2-3 पॉइंट भी जाते हैं तो इट फील्स बैड, बिकॉज आप ऐसे प्लेयर को क्रिटिसाइज करना भी आपको नहीं पसंद जिन्होंने इतना कुछ सेक्रीफाइस करा यूनाइटेड के लिए। वो मैड्रिड नहीं गए, अगर वो मैड्रिड जाते तो शायद वो अपनी 3 चैंपियंस लीग लगातार जीत सकते थे अपने करियर में। ठीक है, जो मैड्रिड ने उस ड्यूरेशन जीती है कि उन्होंने भी सेक्रीफाइस करा, यूनाइटेड ने भी सेक्रीफाइस करा है उनका। बट वही सिचुएशन है कि अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं तो नो डाउट कि वो ही विल स्टिल बी वन ऑफ द बेस्ट। बट वही बात है, एज अ फैन आप होप ज़्यादा करते हो एंड स्टैटिस्टिकली आप उस चीज़ को उतना उस अंदाजे से नहीं देखते। दाविद है या एक मेरे हिसाब से तो एक ओनली गोलकीपर है जो आपको 10 पॉइंट दिला सकते हैं। ये शायद बाकी फैंस एग्री ना करें, पर जितना हमने देखा है हम तो उसी भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर मैं अपने 3 पिक करूँ तो मुझे सबसे पहले लगता है कि मैटिच, क्योंकि जब इस समर ट्रांसफर मार्केट स्टार्ट हो रहा था ना, सभी कह रहे थे हमें होल्डिंग मिडफील्डर की जरूरत है। बट जिस तरीके से हमने फिर आगे देखा कि हम डिफेंडर के लिए भी जा रहे हैं तो लगा कि चलो काम बन जाएगा। और जिस तरीके, और मुझे लगता है ना कि मैटिच के साथ उनको ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनका जो पीक ईयर देखा था ना वो तो जोसे मोरिन्हो टाइटल विनिंग सीजन था उनका। तो उसमें जो 6 मंथ में फुटबॉल खेले थे, मैंने ऐसा होल्डिंग मिडफील्डर्स तो कांते से नहीं देखा था। मे भी फैंस भूल गए हैं, बट मैं उस समय बहुत खाली आदमी था।
तो मतलब मैंने बहुत देखा है, तो मतलब ये नहीं, मुझे लगा कि उसके बाद क्या हुआ कि 6 मंथ तो इतना खेले कि 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बर्न आउट हो गए। बेशक उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बस उस परफॉर्मेंस के चक्कर पे फैब्रिगास का गेम खराब हो गया था और इस तरीके से पूरी टीम लास्ट में बस एक किलिंग अप्रोच से जा रही थी, जो चेल्सी ने अपना सीजन खत्म किया था। उस टाइम पे वो बर्न आउट हो गए थे। तो अगर इस टाइम पे जब हमारे पास एम्पल बैकअप्स नहीं है उस पोजीशन के लिए, और अगर हम होल्डिंग मिडफील्ड के बिना कोई टीम जा नहीं सकती है मे बी, तो मुझे लगता है कि वो पोजीशन को सॉर्ट करना बहुत ही टफ काम होगा। तो इन द फैक्ट कि गार्नर अभी बहुत यंग है, और जब आपको मैटिच नहीं होता है तो लास्ट सीजन में आपको मैकटोमिनई और फ्रेड दोनों साथ में खिलाना पड़ता था, और वो पॉग्बा पे भी प्रेशर डालता है, फिर पॉग्बा को भी डिफेंसिवली बहुत काम करना पड़ता है। पर अगर एक अच्छा मैटिच खेलेगा तो पॉग्बा के लिए भी उतना अच्छा है। तो मैं इस वजह से मैटिच के लिए बहुत वरी हूँ। सेकंड, मुझे लगता है कि डैनियल जेम्स लास्ट सीजन क्या हुआ कि स्वानी सिटी से आए, पर फर्स्ट 2 मंथ में उन्होंने ये तो दिखा दिया कि वो ऐसे प्लेयर ने जो सिर्फ भागते हैं बॉल कोर्ट की तरफ, वो फिनिशिंग टच भी जानते हैं, जो कि हमने देखा तो हमारे को कन्विंसिंग फैक्टर हो गया। उसके बाद बहुत समय पे याद करना कि ये क्रूशियल मैच होते थे, हम जेम्स को इसलिए खिला देते थे कि हमें लगता था कि वो पेस की जरूरत है हमें। अभी भी मुझे लगता है कि यार नेक्स्ट सीजन पे बहुत सारे, क्योंकि प्रीमियर लीग के मैचेस बहुत एक साथ होने वाले हैं और आपको इंटरनेशनल ड्यूटीज पे भी जाना है, तो फिर उसके चक्कर में आप प्लेयर्स तो खिलाने पड़ेंगे, और ये प्लेयर अच्छे तरीके से फिनिश करता है और नेक्स्ट सीजन को अपने विजनरी सीजन के तरीके से लेता है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल और उनके लिए प्रॉफिटेबल है। जिस तरीके से आपके पास कंपटीशन है आगे, इनका करियर बहुत नीचे भी जा सकता है, और इनका अच्छा करियर यूनाइटेड के लिए बहुत ही सेटिस्फैक्टरी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर ये अपना विजन सही कर लिया ना नेक्स्ट 2 सीजन में, तो यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। थर्ड प्लेयर जो मुझे लगता है, वो मुझे लगता है वैन बिसाका। मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद हम उससे ना बहुत ज्यादा अटैकिंग सिस्टम में मांग रहे हैं। मेरा पॉइंट वैन बिसाका से सिंपल है कि हमारे पास जो मिडफील्डर्स है पॉग्बा, अगर वो पूरे अटैकिंग नेचर पे जाते हैं और डिफेंस भूल जाते हैं, सपोज करो हमारे पास अच्छा सेंटर बैक आ जाता है और मैटिच अच्छा खेलते हैं, कोई इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि वो 10 असिस्ट नहीं दे सकते प्रीमियर लीग सीजन पे, और 7 से 8 गोल नहीं मार सकते प्रीमियर लीग सीजन में, वो भी स्पेक्टेकुलर विनिंग अप्रोच से। फिर हमारे पास ब्रूनो फर्नांडेज है जो पेनल्टीज भी लेंगे, और अगर सीजन अच्छा गया, इंजरी फ्री जाता है, तो एक ओनली मिडफील्डर है प्रीमियर लीग में जो बोल सकते हैं मैं 20 गोल्स मार सकता हूँ, और मैं असिस्ट भी दे सकता हूँ 9 से 10 इनडायरेक्टली, और की पासिस भी दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम इनसे डिफेंसिव अप्रोच भी लेते हैं तो ये पॉग्बा को पुश करेगा आगे जाने के लिए। बट अगर ये प्लेयर अटैकिंग नेचर पे चले जाते हैं, जिस तरीके से अब हम बोल रहे हैं ना कि हमने ग्रीनवुड पे उन्होंने इफेक्ट नहीं दिया, लास्ट सीजन में क्या हो रहा था कि बहुत आगे जा रहे थे और कमिट कर जा रहे थे, तो उनको पता लग रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ओले गनर सोल्शर अच्छे से विजन देना कि आपको 3 महीने में इतने स्टेट में गोल करने हैं, तो उनके लिए मतलब एक अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। अदरवाइज हम एक डिफेंसिव प्लेयर को रूइन भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। जो मेरा सबसे बड़ा डर है इस सीजन पे, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि हैरी मैग्वायर इज अ गुड डिफेंडर, बट स्टिल ही इज नॉट द टॉप ऑफ द टॉप क्रीम। इन ऑर्डर टू मेक हिम कंफर्टेबल यू नीड दिस कॉन्क्रीट डिफेंडर्स, और हमारे पास मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड ओले गनर सोल्शर एक नया सेट ऑफ विजन ला सकते हैं, जिसमें बोल सकते हैं डिफेंसिव फुलबैक्स जो अटैक में भी मदद करें जितनी जरूरत हो सकती है, जैसे 1 से 2 अच्छे की पासिस दें, क्योंकि मुझे लग रहा है नेक्स्ट सीजन पे रशफोर्ड को भी ओली बोलेंगे कि आप जरा ड्रिबल पे ना देखिए, आप पासिस पे देखिए। वी विल सी इफ जेडन सैंचो अराइव्स, और उसके असिस्ट होंगे जो 10 से 12 जो आपको मेसन ग्रीनवुड से नहीं दिखे, प्लस वो भी उतने गोल मार सकते हैं जितने ग्रीनवुड मार सकते हैं, और ग्रीनवुड बेंच से ही तो आके करिश्मा किए हैं लास्ट सीजन, तो अगर इस सीजन भी बेंच से ही करते हैं तो बुरी बात नहीं है। तो मुझे वैन बिसाका के लिए इस मामले पे डर है, तो यही देखता हूँ मैं कि 3rd नंबर पे इसलिए वल्नरेबिलिटी मिला, अदरवाइज तो मुझे उन पे पूरा विश्वास है। अपने प्रीमियर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडियन फैन चैनल रेड डेविलरी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज बताइए, और सबसे ज़रूरी बात, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे शोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। So let's continue on this journey and express our love for the greatest football club in the world. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United!